देखो समझ में आएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब भी कांस्टेंट यूज होता है तो दैट इज 1/4πε0, जबकि मैग्नेटिज्म में ये कांस्टेंट हो जाता है μ0/4π Q इंटू एल। और जिसका मैग्नीट्यूड है तो ओनली एम इक्वल टू अगर लिखेंगे तो दिस इज एम इंटू एल, तो एक तो होगा एम इंटू एल मतलब हो गया पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ, एंड दिस इज इक्वल टू ऑल्सो NIA इंटू 2p/r3। कॉइल के लिए हो सकता है, या फिर यू कैन से कोई भी बार मैग्नेट के लिए, बार मैग्नेट इस सबसे अच्छा बार मैग्नेट या नीडल मैग्नेट, तो उसके लिए एक्सियल फील्ड के लिए हम लोग को अलग से कोई फॉर्मूला मतलब डिराइव करने का जरूरत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम आता है इससे। सो दैट्स वाई यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि इसका क्या एक्सियल फील्ड क्या होगा। तो इसका कांस्टेंट हो जाएगा μ0/4π, और इसमें 2p है तो इसमें नेचुरली दिस विल बी 2m/r3। यहाँ पे क्या हो जाएगा a बाई, अब यहाँ पे कांस्टेंट देखो, कांस्टेंट विल बी μ0/4π, सो दैट्स व्हाई दिस विल बी μ0/4π। सो दिस इज कांस्टेंट, यहाँ पे 1/4πε0 था। अब उसके बाद हो जाएगा क्या m/r3, देन रूट अंडर 1 + 3 cos² थीटा। ठीक है, जस्ट कांस्टेंट चेंज हो गया और ये चीज हुआ। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसे प्लस Q के साथ हम लोग एंगल ले रहे हैं यहाँ पे, लेकिन तुमको कोई भी समझ लो एक मैग्नेट है, दिस इज द नॉर्थ पोल, दिस इज द साउथ पोल, तो यू कैन टेक एनी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर R and you have to take this angle, this is as theta, or you can say this is PE sin theta. Similarly इसमें जो टॉर्क है that is equal to m cross b, or that is equal to mb sin theta. And this is cos theta initial minus cos theta final. ठीक है, सो दिस इज m। दूसरा सेम मैग्नेटिक मोमेंट है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा इस तरह, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर है तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट विल बी लाइक दिस, एंड दिस विल बी m√2, मतलब इसका मैग्नेट क्या हो जाएगा m√2, मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसा है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा ना, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फॉर्मूला ही हम लोग को काम में लगेगा। तो अगर इस मैग्नेट के लिए देखा जाए तो इस मैग्नेट के लिए यहाँ से यहाँ पे r डिस्टेंस, सेंटर से r डिस्टेंस पे इट विल बी एक्सियल फील्ड, एक्सिस में जो फील्ड होता है। ठीक है, तो एक्सियल फील्ड का फॉर्मूला क्या है, और एक्सियल फील्ड के लिए हम लोग डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे यूनिट नॉर्थ पोल बैठाते हैं, यूनिट नॉर्थ पोल, अब ये एक कॉन्सेप्ट है, जैसे हम लोग पे +1 चार्ज बैठाते थे तो यहाँ पे जैसे कि +1 नॉर्थ पोल बैठा रहे हैं, मतलब 1 नॉर्थ पोल, यूनिट नॉर्थ पोल, तो सोचना पड़ेगा कि नॉर्थ पोल का ऊपर किधर फोर्स लगेगा, तो ये डायरेक्शन लेने में हम लोग को हेल्प करेगा। जैसे ये नॉर्थ पोल है, ये इसको धक्का मारेगा तो नॉर्थ पोल को धक्का मारेगा, ये साउथ पोल इसको खींचेगा, लेकिन ज़्यादा पावर इसी का होगा बिकॉज ये सामने है। तो एक फील्ड होगा इस तरह, और इस फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, μ0/4π, दिस इज द कांस्टेंट, इनटू एक्सियल फील्ड क्या होता है 2m/r3। कहां से मिला फॉर्मूला, इलेक्ट्रोस्टैटिक से मिला, उस p/r3 होता है, यहाँ पे 2m/r3। तो दिस इज एक्सियल फील्ड, इस तरफ क्यों हुआ, नॉर्थ पोल बैठा है तो समझ में आ गया किस तरफ होगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे नॉर्थ साउथ है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर है। ठीक है, अब देखो ये नॉर्थ पोल इसको क्या करेगा, ये जो मैग्नेट है दूसरा वाला मैग्नेट उसके लिए, लेकिन ये हो गया क्या इक्वेटोरियल फील्ड, इसका बीचों बीच r डिस्टेंस में है तो हो गया इक्वेटोरियल फील्ड। तो इसमें ये नॉर्थ पोल इसको क्या करेगा, इधर धक्का देगा, दिस नॉर्थ पोल विल गिव ए धक्का टू द अदर नॉर्थ पोल, यहाँ पे यूनिट नॉर्थ पोल, और ये साउथ पोल क्या करेगा, इसको इधर खींचेगा। सो एज ए रिजल्ट द फाइनल विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन,
ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आइडिया लगाए तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें दिस इज इक्वेटोरियल फील्ड है तो दिस विल बी म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू एम बाई आर क्यूब। सो दो ठो फील्ड हमको मिल गया। सो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट फील्ड, ये दोनों का जो रिजल्टेंट होता है, सो दे आर म्यूचुअली पर्टिकुलर, तो दिस विल बी द रिजल्टेंट फील्ड, दिस विल बी द बी नेट। बाकी सबका स्क्वायर करके तो हम लोग बाहर ले लेंगे, मतलब ये चीज तो बाहर आ जाएगा, म्यू नॉट एम 4 पाई, इसका स्क्वायर करेंगे फिर रूट करेंगे तो ये तो बाहर आ जाएगा, लेकिन अंदर में रह जाएगा क्या, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, that will be 5, root 5, it will be root 5 mu naught m by, so this will be the magnitude। एक लोहा को लिए और तुम्हारे पास एक पावरफुल मैग्नेट है, तुम उसको घिस रहे हो, सो यू हैव टू रब इट इन वन डायरेक्शन। ऐसा नहीं कि इधर इधर दोनों तरफ घिसोगे तो मैग्नेट नहीं बनेगा, तो यू हैव टू इधर घिस के फिर उठाना पड़ेगा फिर एक तरफ। दैट मीन्स उसका जो मैग्नेट के अंदर में जो डाइपोल्स है, अगर होगा भी तो उस मटेरियल के अंदर में जो डाइपोल्स है उसको एक ही तरफ अलाइन करना चाहते हो, तो तुमको अगर बोला जाएगा कि आप ये क्या क्वांटिटी दे रहे हैं इसमें, व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी, यू कैनॉट से आई एम रबिंग, बोले रबिंग, नो दिस नॉट एनर्जी, यू आर गिविंग मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तुमको बोलना पड़ेगा आई एम गिविंग मैग्नेटिक इंटेंसिटी विच इज इक्वल टू Ni। तो तुम राविंग कर रहे हो बट एक्चुअली यू आर गिविंग एम्पियर पर मीटर, यू आर गिविंग एम्पियर पर मीटर, ठीक है, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट का जो भी चीज है उसको ऑलवेज यू हैव टू कंपेयर विद सोलिनॉइड, ठीक है। तो तुम राविंग कर रहे हो बट एक्चुअली दिस इज सेम एज, अगर उस चीज को हम लोग बिना राविंग का मैग्नेट बनाना चाहते थे तो कैसे मैग्नेट बनाते, बाई गिविंग सम नंबर ऑफ टर्न्स एंड बाई पासिंग करंट, उसके ऊपर कोई तार को ऐसे लपेट देते एंड देन करंट पास कराते, तो वही चीज मैं अभी कर रहा हूं बाय राविंग। सो तुम यू कैनॉट से कि आई एम गिविंग एनर्जी, एनर्जी तुम नहीं दे रहे हो, यू आर गिविंग एक्चुअली दिस थिंग। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कोई सब्सटेंस का जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, मैग्नेट बनने का जो उसका जो इच्छा है वो बढ़ेगा अगर I इक्वल टू, एक्चुअली क्या होता है, क्यों ये वेक्टर होता है, क्योंकि I इक्वल टू होता है क्या, मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सो एज दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट, तो वी नो दैट मैग्नेटिक मोमेंट हैज ए डायरेक्शन and divided by volume, so that's why this is a vector, so that's why it is a vector। यूनिट के फॉर्मेट में अगर देखते हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम का यूनिट क्या हो गया, वॉल्यूम का यूनिट हो गया मीटर क्यूब। सो द यूनिट विल बी एम्पियर पर मीटर। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, तो मैं बोल सकता हूँ ठीक है Ni मेरा बहुत ज़्यादा है, Ni बहुत हाई है, लेकिन चाई का वैल्यू 0 है, सपोज कुछ मटेरियल में हो सकता है ना चाई का वैल्यू 0, तो तुम कितना भी Ni दे दो, N इंटू आई तुम्हारा बहुत हाई है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बहुत ज़्यादा है, करंट भी बहुत ज़्यादा दे रहे हो, लेकिन इसका जो ससेप्टिबिलिटी है, मतलब कैच करने का जो कैपेबिलिटी है, दैट इज 0। तो क्या हो जाएगा, I 0 होगा, मीन्स मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम विल बी 0, कुछ भी मैग्नेटिक मोमेंट नहीं बनेगा उसका, ठीक है। तो ये किसका ऊपर डिपेंड करता है, हर एक मटेरियल का अलग अलग मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हो सकता है। तो कोई कांस्टेंट के साथ क्या चीज मल्टीप्लाई करने से देन इट विल बी वेक्टर, तो H शुड बी ए वेक्टर, सो दिस गिव्स H इज ए वेक्टर, ओके, एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज अ कांस्टेंट, इट इज नॉट ए वेक्टर। समझ लो अभी टीचर और स्टूडेंट मिलकर कहीं पे लड़ने के लिए गया, ठीक है, मतलब टीचर भी एग्जाम दे रहा है, स्टूडेंट भी दे रहा है, तो टीचर भी कुछ कोशिश करेगा
और स्टूडेंट जो है वो और तेज होगा ना, क्योंकि उसको सब कुछ पता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों पता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी। टीचर को समझ लो एक सब्जेक्ट आता है, अब दोनों बैठ के एग्जाम दे रहा है, नीट का एग्जाम दे रहा है, सो द थिंग विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसमें क्या है कि टीचर का कुछ कंट्रीब्यूशन रहेगा और जो मटेरियल है उसका कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो इसका मतलब है कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा, तो म्यू नॉट इंटू एच प्लस आई, दिस विल बी द नेट मैग्नेटिक, म्यू नॉट होगा सामने, ठीक है। नहीं तो देखो म्यू नॉट इंटू एच, अगर आई जीरो होता है, मान लो आई जीरो है, अगर ये चाई का वैल्यू जीरो हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी ओनली म्यू नॉट इंटू एच। तो मैग्नेटिक फील्ड होने के लिए सिर्फ एन आई तो नहीं होगा, म्यू नॉट एन आई होगा, ठीक है, म्यू नॉट एन आई, तो म्यू नॉट एक तो रहेगा बाहर में, लेकिन फिर ये क्वांटिटी तो आ रहा है। अब ये जो इसका मतलब क्या है, लेकिन हम लोग अगर दूसरा एंगल से देखेंगे तो हम लोग पढ़े हैं कि अगर अंदर में मटेरियल है तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एन आई। बेसिकली म्यू नॉट म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी भी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर ये रिलेशन के साथ कंपेयर करते हैं ये रिलेशन, तो हम लोग का क्या आ रहा है कि रिलेटिव परमेबिलिटी जो है, दिस रिलेटिव परमेबिलिटी इज नथिंग बट 1 प्लस चाई। तो दिस विल बेसिकली यहाँ पे आकर थोड़ा सा ऐसे बाल्जिंग होकर फिर जाएगा। तो ये मटेरियल एक्चुअली पसंद नहीं करता है, मैग्नेटिक फील्ड को पसंद नहीं करता है, तो परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म दिखा रहा है ये, ठीक है। तो कोई भी मटेरियल को अगर परफेक्ट डायमैग्नेटिक बनाना है तो यू हैव टू लोअर द टेम्परेचर। नहीं, कोई मटेरियल डायरेक्टली उसका चाई -1 नहीं होगा, ठीक है। हम लोग जितना मटेरियल देखते हैं अगर मिल जाता तो बहुत अच्छा होता, ठीक है। तो चाई इक्वल टू -1 करने के लिए कोई मटेरियल को बहुत ही ज़्यादा ठंडा करना जरूरी है। लेकिन अगर ये टेम्परेचर में हम लोग करते हैं तो जब चाई इक्वल टू -1 होगा तो दूसरा चीज़ क्या देखा जाता है, ये तो परफेक्टली डायमैग्नेटिक बन गया, लेकिन ये सुपर कंडक्टर बन जाएगा। परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म में ये सुपर कंडक्टर बन जाएगा, मीन्स रेजिस्टिविटी विल बी इक्वल टू 0, टेंड्स टू 0, मतलब लगभग 0 है, ठीक है। अगर चाई इक्वल टू एकदम -1 के तो रो 0 होगा, ठीक है। तो रो 0 का मतलब क्या है, समझ रहे हो कि रेजिस्टेंस 0 हो गया। जनरली इसमें क्या बोलता है कि इतना टेम्परेचर में अगर इतना ससेप्टिबिलिटी है तो इतना टेम्परेचर में क्या ससेप्टिबिलिटी होगा। तो सिंपली यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी से हम लोग चीज को कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन याद रहे कि टेम्परेचर केल्विन में लेना है। सो दिस इज पैरामैग्नेटिक मटेरियल एंड तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा दिस इक्वल टू म्यू नॉट सी बाई टी माइनस टी सी। तो लेकिन जनरली ये वाला याद रखता है, तो यहाँ पे कांस्टेंट कुछ भी रहे, ठीक है। और उसके नीचे टी अगर इक्वल टू टी सी हुआ तो दिस फार्मूला इज नॉट एप्लीकेबल, दिस फार्मूला टी ग्रेटर देन टी सी के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो उसके लिए टीसी का वैल्यू तुमको बता दिया जाएगा कि उस मटेरियल का पूरी टेम्परेचर क्या है, ठीक है। तो जनरली ये चीज तो लगता है उसमें, ओके। दैट मीन्स करंट यहाँ से इनपुट होगा, यहाँ से निकल जाएगा, और यही जो दोनों टर्मिनल है, ये दो टर्मिनल को अगर हम लोग किसी भी इंस्ट्रूमेंट में लगाएंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक तो ऐसे एक तो डायल है, डायल तो बीच में ऐसे हैंग नहीं कर सकता, तो कोई एक तो रॉड के जरिए इसको फिक्स किया गया, और इस डायल के ऊपर एक तो सिंपल निडल मैग्नेट है, सिंपल एक निडल मैग्नेट लूप है। तो दिस विल क्रिएट, इसका सेंटर में ये एक तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, ठीक है। तो इसका सेंटर में एक तो मैग्नेटिक फील्ड ये क्रिएट करेगा, इतना तो पता चला, ठीक है। अब ये इंस्ट्रूमेंट कैसे बता, मतलब इसको दिखाने के लिए हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखो। सो दिस इज एक्चुअली द मैग्नेटिक फील्ड जो हम लोग प्रोड्यूस किए करंट के चलते, और ये जो अपने जो ये डायरेक्शन किया हुआ है, दिस इज ड्यू टू द, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज एक्चुअली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड BH। तो समझ लो जब भी हम लोग करंट ऑन किए, इस तरह का डायल तो इस तरह से गया है, जब भी करंट ऑन किए तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन हो गया, मैग्नेटिक फील्ड ऑन हुआ, लेकिन ये वाला था, लेकिन BH लेकिन हर जगह में मिलता है, तो इसका BH का और B का रिजल्टेंट वाइज ये मैग्नेट तो घूम गया थोड़ा सा,
ये ज्यादा करंट है, दूसरा किसी में लगा है तो देखें कि 3 के करीब करीब आ रहा है, तो हम लोग तब क्या बोल सकते हैं कि अच्छा तो दिस इज मोर करंट, दिस इज लेस करंट। ओके, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ जो एंगल लिया जाता है, दिस एंगल इज टेकन एज थीटा, इस एंगल को लिया जाता है थीटा। बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस बी इज एक्चुअली एन टर्न वाला एक तो कॉइल का सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, दैट इज म्यू नॉट एन आई बाई 2r, म्यू नॉट एन आई बाई 2r है ना। मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर में बनेगा म्यू नॉट आई बाई 2r होता है, लेकिन एन टर्न्स के लिए म्यू नॉट एन आई बाई 2r, ये हो गया। एंड दिस एंगल इज टेकन एज थीटा। तो दिस इज एक्चुअली ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, रिजल्टेंट। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखते हैं बी आर। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ये दिखा दिया, ठीक है ऐसे। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि बी आर का कॉस थीटा इज एक्चुअली बी एच, जो बी रिजल्टेंट आया है इसका कॉस थीटा वी आर का साइन थीटा इक्वल टू बी, बी मतलब हम लोग का ये वाला चीज है, ठीक है। तो अभी अगर हम लोग साइन थीटा बाई कॉस थीटा मतलब बी बाई बी एच कर देते हैं, बी बाई बी एच, तो बी बाई बी एच विल गिव साइन थीटा बाई कॉस थीटा विच इज tan थीटा। तो मतलब b इक्वल टू हो जाएगा बी एच tan थीटा। b क्या चीज है, b है ये वाला चीज। तो यहाँ पे बैठा देंगे तो ये चीज तो क्या आ जाएगा, इसके बाद मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज b इज एक्चुअली म्यू नॉट एन आई बाई 2r दैट इज इक्वल टू आर्क्स हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड इनटू tan थीटा। तो I जो आ रहा है, I इक्वल टू क्या आ रहा है 2। अब यहां से कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया जा सकता है, फॉर ए पर्टिकुलर टेंजेंट गैल्वेनोमीटर उसका रेडियस जो है वो फिक्स्ड है। अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है ये लगभग फिक्स्ड है, और म्यू नॉट कांस्टेंट है। नंबर ऑफ टर्न्स भी एक गैल्वेनोमीटर पे अगर कांस्टेंट रखते हैं तो यहाँ पे एक चीज आ रहा है कि जो करंट है दैट इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू tan थीटा। तो इसका नाम टेंजेंट गैल्वेनोमीटर इसलिए हुआ है बिकॉज इसमें जो करंट है दैट प्रोपोर्शनल टू tan थीटा आता है। इसको एक कांस्टेंट मान सकते हैं हम लोग। करंट सेंसिटिविटी का मतलब है एक्चुअली करंट सेंसिटिविटी इज डी आई बाई आई। सो दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। इसका कोई सिंबल नहीं है। करंट सेंसिटिव मीन्स डी आई बाई आई, और डी आई बाई डी थीटा अगर करेंगे तो दिस विल बी के tan थीटा का डिफरेंशिएशन वी नो दैट दिस इज सेक स्क्वायर थीटा। तो डी आई का वैल्यू हो जाएगा के सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये चीज आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को डी आई बाई आई करना है करंट सेंसिटिविटी के लिए। तो डी आई बाई आई, तो डी आई हो गया के सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई के tan थीटा। तो के कैंसिल हो गया। सो सेक स्क्वायर थीटा मीन्स हो गया तुम्हारा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा। तो अगर ऊपर में 2 देते हैं तो नीचे में क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा डी थीटा। वन बाई 2 साइन 2 थीटा इंटू डी आई बाई आई। सो दिस इज एक्चुअली द रिलेशन बिटवीन डी आई बाई आई एंड डी थीटा, ये रिलेशन आ रहा है, ठीक है। अब डी आई बाई आई मतलब है कि कोई एक पर्टिकुलर करंट समझ लो चल रहा है 1 एम्पियर है, लेकिन 1 एम्पियर में अगर तुम थोड़ा सा चेंज कर देते हो कि चलो 1 एम्पियर से मैं 2 मिली एम्पियर कम कर देता हूं, तो देखते हैं मेरा थीटा कितना घूमता है, एंगल कितना ज्यादा चेंज होता है। तो दैट इज एक्चुअली डी थीटा। एक तो करंट चल रहा है लेकिन करंट में अगर थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हुआ तो क्या ये फ्लक्चुएशन दिखा पाएगा? तो यहाँ पे क्या पता चल सकता है कि यस ये दिखा पाएगा जब
साइन टू थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा, तब डी थीटा का वैल्यू भी सबसे ज्यादा होगा। दैट मीन्स साइन टू थीटा का मैक्सिमम वैल्यू मतलब हो गया टू थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। इसका मतलब कि अगर हम लोग ऐसा कोई कारण भेजे जिस कारण में जो थीटा पहले से 45 के करीब करीब अगर हो, मतलब समझ लो BH और B ये दोनों के बीच में जो एंगल जहां पे वो निडल तो खड़ा रहेगा वो अगर 45 डिग्री के करीब करीब होगा तो उस समय उसका जो सेंसिटिविटी है वो सबसे ज्यादा होगा। इफ यू मेजर वेरी हाई करंट जिसमें थीटा का वैल्यू बहुत ज्यादा है, 80 डिग्री के करीब हो जा रहा है, तो वहां पर भी वो अच्छा रिजल्ट नहीं दिखाएगा। तो ऐसा कुछ कारण मेजर करना पड़ेगा जहां पे थीटा का एंगल 45 डिग्री के आसपास रहेगा। इसमें लेकिन थीटा चेंज नहीं होना चाहिए, तो थीटा ऑलवेज विल रिमेन 90 डिग्री। सो इस तरह से इसका जो कार्वेचर है और ये जो स्फीयर का कार्वेचर है, दे आर सेम कार्वेचर का इसको काटा जाता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन लेकिन बोर्ड में पूछता है, लेकिन बात यह है कि कुछ भी आंसर लिखने से मतलब मार्क्स दे देता है, लेकिन एक्चुअली ये लिखना चाहिए। अब क्या हुआ कि अगर हम लोग समझ लो करंट पास कराए इस लूप के थ्रू से, अगर इसको जोड़ दिए, करंट अगर पास हुआ, ठीक है, सो देयर इज मैग्नेटिक मोमेंट एंड देयर इज मैग्नेटिक फील्ड, तो टॉर्क विल प्रोड्यूस, है ना। तो टॉर्क क्या करेगा, जैसे मोटर में, तो टॉर्क प्रोड्यूस करने से क्या होगा, ये बॉल को घुमाने का कोशिश करेगा, लेकिन अगर पूरा रोटेट कर गया तब करंट कैसे देखूंगा, क्योंकि इसी के साथ अटैच्ड है हम लोगों का कांटा, बनाना मुश्किल है, तो इसीलिए ऐसे अभी दिखा रहे हैं कि देयर इज अ स्प्रिंग व्हिच इज अटैच्ड समवेयर, ताकि ये बॉल बियरिंग के ऊपर घूमेगा, लेकिन ये स्प्रिंग जो है, ये स्प्रिंग इसको घूमने से रोकेगा। ठीक है, तो ड्यू टू द टॉर्क द बॉल विल स्टार्ट टू रोटेट, लेकिन रोटेट करने से क्या होगा, ये स्प्रिंग जो है, ये इसका जो रोटेशन है, इसका जो टॉर्क है उसको कैप्चर कर लेगा। तो ये स्प्रिंग को बीच बीच में बदलना पड़ता है, क्योंकि जब भी ये स्प्रिंग थोड़ा वीक हो जाएगा तो वो 1 एम्पियर 2 एम्पियर के जगह में 2.5 दिखाएगा या 2.2 दिखाएगा, क्योंकि स्प्रिंग वीक हो गया है तो ज्यादा घूम जाएगा। ठीक है, इसमें भी थोड़ा झंझट है, तो ये स्प्रिंग पूरा कैलिब्रेशन करके लेना पड़ेगा। सो द प्रिंसिपल इज, अब टॉर्क इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टॉर्क इक्वल टू m क्रॉस b होगा, दैट इज इक्वल टू k थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे m क्या है, m इज, अच्छा पहले ये जरूरी है कि m और b के बीच में हमेशा एंगल 90 डिग्री रहता है, सो दैट्स व्हाई वी कैन राइट दिस इज mb sin 90 डिग्री। इसीलिए उसको ऐसे कट किया जाता है ताकि ऑलवेज देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे पास करे ताकि मैग्नेटिक मोमेंट के साथ वो 90 डिग्री बनाए। तो ये 90 डिग्री हो गया, दैट इज इक्वल टू k थीटा। तो इसका वैल्यू 1 हो गया। m क्या होता है, m इक्वल टू ni a, और b तो b है, ये 1 है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है कि I इक्वल टू k बाई, तो यहाँ पे क्या चीज आ रहा है, दिस डज नॉट डिपेंड ऑन tan थीटा और समथिंग, पहला बात तो ये है, इट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन थीटा। k हो गया टॉर्सनल कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है। n मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो हम लोग उस बॉल पे लगाए हैं। a हो गया एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बॉल, मतलब ऐसे देखेंगे तो इस तरह से टर्न मारा हुआ है उसमें बॉल में, तो दिस एरिया, तो बॉल का रेडियस अगर r है तो दैट एरिया विल बी पाई r स्क्वायर, ओके, नॉट द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। जो हम लोग क्रॉस सेक्शन उसका देखेंगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर होगा। तो करंट इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। अभी अगर हम लोग देखते हैं कि डी थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो डी थीटा बाई डी आई, और इधर कर देते हैं, अभी तो इंटीग्रेशन भी सीख गए हो, करंट सेंसिटिविटी इक्वल टू एन ए बी बाई के। डी थीटा मतलब क्या हो गया, डी थीटा मतलब व्हाट इज द चेंज इन थीटा इफ द चेंज इन करंट इज ए माइन्यूट चेंज। तो क्या थीटा में चेंज आएगा अगर हम लोग करंट का थोड़ा सा चेंज किए, सो दैट इज एक्चुअली करंट सेंसिटिविटी। थोड़ा करंट का चेंज किए तो थीटा में क्या चेंज आएगा ये। लेकिन हम लोग अगर देखें तो
हम लोग ये फॉर्मूला बोल सकते हैं कि V इक्वल टू आई आर, ये रिलेशन है, ठीक है। तो अगर मानते हैं कि रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट, सो वी कैन राइट कि dV इक्वल टू आर डी आई, दैट मीन्स डी बाई डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी बाई डी वी दैट इज इक्वल टू 1 बाई आर। तो ये जो डी बाई डी वी है इसका वैल्यू लिख सकते हैं 1 बाई आर, दैट मीन्स डी थीटा बाई डी वी दैट इज इक्वल टू एन ए बी बाई के इंटू 1 बाई आर, ठीक है। तो ये आर एक्चुअली क्या है, ये जो आर है दिस इज एक्चुअली द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर को जिस वायर से बनाया गया है तो उसका रेजिस्टेंस लेकिन कम होना चाहिए, उसका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए टू गेट हाई वोल्टेज सेंसिटिविटी। नहीं तो ये सवाल किसी का दिमाग में आ सकता है कि हम लोग सीरीज में एक तो लार्ज रेजिस्टेंस देने का क्या जरूरत है। तो हम लोग का ये दिमाग में आ सकता है ना कि हम लोग अगर जो गैल्वेनोमीटर जिस वायर से बना रहे हैं उसको ऐसा वायर देंगे कि कांस्टेंट 10 दे देंगे, तो गैल्वेनोमीटर का जिससे गैल्वेनोमीटर का कॉइल बना रहे हैं उसी को कुछ ऐसा वायर दे देंगे कि उसका रेजिस्टेंस हाई हो जाए, बहुत हाई हो जाए। तो मेरा जो तब मुझे सीरीज में कोई लगाने का जरूरत नहीं है, सीरीज में एक तो जो हम लोग हेवी रेजिस्टेंस लगाते हैं उसका जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है कि अगर हम लोग ऐसे करते हैं कि कांस्टेंट 10 या फिर नाइक्रोम ये सब से अगर उसका कॉइलिंग करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस विल बी हाई, गैल्वेनोमीटर का अपना रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर का अपना रेजिस्टेंस अगर हाई हो गया तो उसका वोल्टेज सेंसिटिविटी विल बी लो। टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, टॉर्क इक्वल टू एम बी साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू आई अल्फा, अल्फा मतलब हो गया डी ओमेगा बाई डी टी, ये चीज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम एक्चुअली ऐसे देता है, सॉरी ये कैपिटल एम होगा, कैपिटल एम बी साइन थीटा इक्वल टू आई इंटू ये जो डी ओमेगा बाई डी टी है इसको हम लोग को ऐसे कर सकते हैं, डी ओमेगा बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। तो डी थीटा बाई डी टी फिर से ओमेगा हो गया। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए कि मेरा ये रिलेशन तो आएगा कि एम बी साइन थीटा इक्वल टू आई, दिस इज एक्चुअली अगेन ओमेगा, तो आई ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। तो ओमेगा डी ओमेगा को एक साइड में रखेंगे और बाकी चीज को दूसरा साइड में रखेंगे, ले आते हैं, तो चीज तो ऐसा हो जाएगा कि ओमेगा डी ओमेगा इक्वल टू एम बी बाई आई एंड देयर विल बी साइन थीटा डी थीटा। तो ये समझ लो बोला कि ओमेगा इनिशियली 0 है, फाइनल ओमेगा क्या होगा, जब साइन थीटा मतलब इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ एंगल बता देगा, थीटा इनिशियल से थीटा फाइनल, ये एंगल जो है ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ, हाँ ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट का एंगल बता देगा कि इतना एंगल करके रखा गया, तो 30 डिग्री में रखा गया समझ लो, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच में 30 डिग्री एंगल है। ये एंगल जब 90 डिग्री हो जाएगा तब उसका ओमेगा क्या होगा, ठीक है। तो उस समय हम लोग ये वाला चीज तो यूज करेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ ऑफ द मैग्नेट, ठीक है। अब इसके साथ जो बी का कुछ ना कुछ एंगल तो पहले होगा ही, तो कुछ एंगल ये जरूर बनाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है इसको एक तो टॉर्क मिलेगा एंड दैट टॉर्क विल बी इक्वल टू एम बी साइन थीटा, एक तो टॉर्क मिलेगा इसको। और टॉर्क को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, आई मतलब हो गया ये निडल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट द पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन, सेंटर ही जनरली होगा, तो आई अल्फा इक्वल टू एम बी साइन थीटा। अब यहाँ पे अगर अल्फा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा को लिख सकते हैं डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर, अल्फा मतलब हो गया रेट ऑफ चेंजर एंगुलर वेलोसिटी, तो ये चीज दैट इज इक्वल टू एम बी बाई आई
and sin theta for this small angle theta, we can write sin theta is almost equal to theta for small theta. तो यहाँ पे हम लोग का लेकिन एक तो SHM का फॉर्मूला आ जा रहा है ना, एंगुलर SHM का एक तो फॉर्मूला आ जा रहा है, ठीक है, जैसे d2x/dt² इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, तो इस टाइप का एक तो फॉर्मूला आ रहा है, तो यहाँ पे थीटा के फॉर्मेट में आ रहा है, तो दैट मीन्स यहाँ पे जो ये ऑसिलेट करेगा, दिस क्वांटिटी इज योर ओमेगा स्क्वायर। इसका यूज कहाँ पे है जनरल, तो mL²/12 ये तुम्हारा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ये फॉर्मूला थोड़ा जानना होगा। तो इसका टाइम पीरियड, इसका जब झुला है तो इसका टाइम पीरियड t निकला, तो टाइम पीरियड इक्वल टू 2π√I/, इसका मैग्नेटिक मोमेंट समझ लो m है, सो दिस इज द टाइम पीरियड। अब क्वेश्चन क्या बोलेगा कि इस मैग्नेट को हम लोग बीच में से काट दिए, इस मैग्नेट को हम लोग बीच में से काट दिए, नाउ यू हैव टू मैग्नेट्स। स्ट्रेंथ कब चेंज होता है, जब उसका पोल स्ट्रेंथ, याद रखना पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m, इट इज पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ इक्वल टू होता है NIA। n मतलब हो गया नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, I मतलब हो गया करंट, जो कि इनविजिबल है लेकिन इसमें चल रहा है, ऐसे मानना पड़ेगा कि इसमें है, नंबर ऑफ टर्न्स भी है और करंट भी है, लेकिन दैट इज फिक्स्ड, वो भगवान ने बना दिया है, हम लोग को दिखाई नहीं पड़ने वाला है। लेकिन हम लोग जो चेंज कर सकते हैं दैट इज इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज कर सकते हैं, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। लेकिन इस केस में जब ऐसे काट रहे हैं तो क्रॉस सेक्शनल एरिया तो चेंज नहीं हो रहा है, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि इसका जो पोल स्ट्रेंथ है, यहाँ पे भी जो पोल स्ट्रेंथ था m, अभी इसमें भी पोल स्ट्रेंथ, लेकिन हर एक का m ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होने वाला है। लेकिन अभी चेंज क्या हो गया, लेंथ आधा हो गया, तो अगर लेंथ इसका हाफ हो गया तो इसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा अभी दैट विल बी m इंटू L/2। अभी लेंथ का आधा हो गया, दैट मीन्स मैग्नेटिक मोमेंट एक एक मैग्नेट का लेकिन m/2 करके हो गया। लेकिन दोनों मैग्नेट को जब भी हम लोग ऊपर ऊपर रखे, तो जिधर भी रखेंगे, इधर m/2 इधर m/2, तो रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा दैट इज m/2√2। ऐसे रखेंगे, अगर एक के ऊपर ऐसे ऐसे क्रॉस साइन की तरह, ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, a अगर होता है तो दिस विल बी a√2, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी m/2√2, m/2 इंटू √2, दैट इज m/√2, ये हो जाएगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग को लेना है, रिजल्टेंट उल्टा करके रखे कि इधर नॉर्थ पोल, इसका साउथ पोल इधर, तो समझ ही रहे हो कि इधर इसका m/2 इधर, इसका m/2 इधर, तब तो मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो गया, ठीक है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो गया, तो टाइम पीरियड इंफिनिटी आ जाएगा, ठीक है। टाइम पीरियड इंफिनिटी मतलब क्या है, वो हिलेगा ही नहीं। टाइम पीरियड इंफिनिटी का मतलब क्या है, वो हिलेगा ही नहीं, चुपचाप खड़ा रहेगा। तो पहले हम लोग ये जो m है मेरा, ये दोनों सिस्टम को ऐसे बांध दिए हैं और यहाँ से झुला दिए हैं, दोनों को टाई अप कर दिए हैं, तो रिजल्टेंट m जो हुआ m' इक्वल टू हो गया मेरा m', एक एक का m' m/2, लेकिन दोनों को जब सेम डायरेक्शन में करके टाई अप कर दिए तो m' जो होगा दैट विल बी इक्वल टू m, ये हो गया। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा ये देखना है, यहाँ पे मास हो गया, लेकिन एक एक का मास m/2 हो जाएगा, कैसे mL²/48, हाँ 48, लेकिन ऐसे नहीं लिखेंगे हम लोग, I' इक्वल टू लेंगे mL² मतलब 1/4 इंटू I, ऐसे लिखेंगे, ठीक है, mL²/12 को रख देंगे तो 1/4 इंटू I, तो इसका मतलब I' का जो वैल्यू आ गया, फाइनल I' का जो वैल्यू आ गया दैट इज I/4, तो ये मेरा m' आ गया, ये I' आ गया, ठीक है, I के फॉर्मेट में लाना है। तो अभी नया टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक तो 1/2 बाहर आएगा, तो 1/2 इंटू बाकी चीज, लेकिन यही चीज रहेगा इंटू t, तो मतलब अभी टाइम पीरियड हो जाएगा क्या, इसका आधा, पहले का आधा हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी प्लेस में हम लोग अगर
चित्ररंजन में यहाँ पे देखते हैं कि मेरा किधर नॉर्थ पोल है। नॉर्थ पोल मतलब जियोग्राफिक नॉर्थ पोल, ठीक है, एकदम पोल जहाँ पे बियर रहता है, पोलर बियर। तो हम लोग बोले अच्छा ठीक है, उधर नॉर्थ पोल है, उधर साउथ पोल है, तो एक तो लाइन खींच दिए और मैग्नेट को बैठाए, तो देखेंगे मैग्नेट लेकिन उस वहाँ पे नहीं रहेगा, मैग्नेट लेकिन थोड़ा सा उससे टिल्ट हो जाएगा। अब थोड़ा भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन, ठीक है। दैट इज कॉल्ड डिक्लिनेशन एंगल। मतलब ये जो डायरेक्शन है, यू कैन से दिस इज एक्चुअली द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड लेकिन थोड़ा सा ग्राउंड के अंदर में जाएगा। बीई मतलब अर्थ ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड। तो बी एच यहाँ पे क्या है, बी एच इज कॉल्ड हॉराइजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज इक्वल टू बीई कॉस डेल्टा, और बी भी वर्टिकल कंपोनेंट भी एक तो है व्हिच इज बीई साइन डेल्टा, ठीक है। तो इससे हम लोग को पता चल रहा है कि हम लोग टैन डेल्टा का ये इस तरह से वैल्यू कर सकते हैं, टैन डेल्टा इक्वल टू बी भी बाई बी एच। तो यहाँ पे अगर इसको मजबूर करते हैं हम लोग कि दूसरा एंगल में तुम अपना डीप एंगल को दिखाओ, तो दिस विल बी से, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस इज बी एच डैश, दिस इज बी एच डैश, नॉट ओरिजिनल बी एच। बट देखो बी भी लेकिन सेम रहेगा क्योंकि वो उसी प्लेन में है, साइन डेल्टा। तो ये ओरिजिनल केस में जब मैग्नेटिक मेरिडियन में हम लोग उसको करने के लिए दे रहे हैं, तो ये इस तरह का रिजल्ट देगा, ठीक है। बी भी लेकिन सेम ही है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं कि जो बी एच डैश है, सो दिस बी एच डैश, मतलब ये डेल्टा के फॉर्मेट में इसको नहीं लेंगे, लेकिन इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज बी एच डैश जो है दैट इज बी एच कॉस फाई। देखो ये चीज लिख सकते हैं कि नहीं, बीवी विल बी इक्वल टू जो तुम्हारा था बीवी, तो बीवी इक्वल टू बीवी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, टैन डेल्टा होता है, बीवी बाई बी एच होता है टैन, तो बी एच बाई बीवी हो जाएगा कॉट। बट यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये लेकिन हो जाएगा कॉट डेल्टा डैश, क्योंकि यहाँ पे बी एच डैश बाई बीवी डैश, तो यहाँ पे जो एंगल देगा, हाँ, तो ये कॉट डेल्टा डैश हो गया, और यहाँ पे बी एच बाई बीवी दैट इज ओरिजिनल कॉट डेल्टा इंटू कॉस फाई। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि कॉट डेल्टा इक्वल टू कॉट डेल्टा डैश बाई कॉस फाई। इसका मतलब ये है, एक्चुअली क्या है कि अगर हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन से फाई एंगल स्विंग करा के उसको बोलते हैं डीप दिखाओ, तो मैग्नेट तो डीप दिखाएगा। सो ये जो एंगल आएगा कॉट डेल्टा डैश, वो कॉट डेल्टा डैश को हम लोग को कॉस फाई से लेकिन डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके यू विल गेट ओरिजिनल कॉट डेल्टा। तो इस कैलकुलेशन से हम लोग डेल्टा का वैल्यू, ओरिजिनल डेल्टा का जो वैल्यू है उसको निकाल सकते हैं। जो जब भी हम लोग बोलते हैं डेल्टा, मतलब जिसको बोलते हैं डीप एंगल ऑलवेज कैसे होता है, अलोंग मैग्नेटिक मेरिडियन वो दिखाएगा। लेकिन अपरेंट डीप मतलब क्या है, व्हेन द मैग्नेट इज कंपेल्ड टू सो डीप एट एन एंगल फाई विथ मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। फिगर तो सिर्फ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे tan डेल्टा वन मतलब क्या हो जाएगा, tan डेल्टा वन इक्वल टू tan डेल्टा बाई कॉस फाइव, और इस केस में क्या हो जाएगा, tan डेल्टा टू दैट इज इक्वल टू, क्योंकि दोनों प्लेस लेकिन सेम ही प्लेस है, मैं बोल रहा हूँ कि 8-10 मीटर की दूरी पर, तो सर्टेन प्लेस मतलब चित्तरंजन पकड़ लो, ठीक है, चित्तरंजन पकड़ लो, तो इट विल बी tan डेल्टा बाई
cos 90 माइनस फाइव, इसका एंगल है 90 माइनस फाइव। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का यहाँ पे मतलब है क्या कि मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ एक को अगर फाइव, दूसरे को 90 माइनस फाइव, मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ अगर ऐसे करके हम लोग दोनों को डीप एंगल दिखाने के लिए मौका देते हैं, मजबूर करते हैं, तब ये चीज होगा। तो यहाँ पे देखो cos फाइव मतलब क्या हो जाएगा, पहला रिलेशन से cos फाइव इक्वल टू tan डेल्टा बाई tan डेल्टा वन, और सेकेंड रिलेशन से sin फाइव इक्वल टू tan डेल्टा बाई tan डेल्टा टू। तो अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दो मैग्नेट, दो ठो नीडल मैग्नेट, एक जगह में डिक्लिनेशन डेल्टा वन दिखाता है, दूसरे जगह में ये सब एपरेंट दिखा रहा है, क्योंकि ये लोग को हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन में नहीं रखे, एक को कुछ एंगल में, दूसरा को कुछ एंगल में, लेकिन सच दैट दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज एक्चुअली 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या रिलेशन आ जा रहा है कि cot स्क्वायर डेल्टा वन प्लस cot स्क्वायर डेल्टा टू इक्वल टू ओरिजिनल cot स्क्वायर डेल्टा। यहाँ पे डीप क्या होगा, मतलब ये भी काम आ सकता है कि tan डेल्टा इक्वल टू 2 tan लैम्डा। तो लैम्डा का वैल्यू अगर तुम इक्वेटर में कर रहे हो तो देखो लैम्डा का वैल्यू 0 आएगा, इसका मतलब डीप एंगल वहां पे नहीं है। इक्वेटर में अगर जाते हो तो मैग्नेट कैसे दिखा, मैग्नेट कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा 90 डिग्री में। तो ये इसलिए बोल रहे हैं लगभग ये, लेकिन यहाँ पे 90 नहीं दिखाएगा। 90 एक्चुअली कहाँ पे दिखाना चाहिए, ये थोड़ा सा ऐसे दिखाएगा ना, थोड़ा सा, क्योंकि एक्चुअल तो मैग्नेट यहाँ पे है, अर्थ का साउथ पोल तो इस जगह में है, ठीक है, मैग्नेटिक साउथ पोल। लेकिन इसको हम लोग इसीलिए बोल रहे हैं कि दिस इज अप्रोक्सीमेटली, लेकिन ये वैल्यू आएगा, ठीक है। तो एक्चुअली मैग्नेट कहाँ पे वर्टिकल हो जाएगा, जहाँ पे यहाँ पे एक्चुअली साउथ पोल है, मैग्नेटिक साउथ पोल है, तो ये नॉर्थ पोल जियोग्राफिक है, तो इस जगह में लेकिन मैग्नेट जो है वो एकदम वर्टिकल हो जाएगा। तो ये जो जियोग्राफिक जो नॉर्थ पोल है उसमें लेकिन ये लगभग 90 होगा, थोड़ा सा हिलेगा इधर। ये डिस्टेंस 2200-300 किलोमीटर है, 2010 था, अभी बढ़ गया, মানে তুই বলছিস এইভাবে তো থার্ড কোয়াড্রেন্টে ফেরার সময় ডাইপোলগুলো উল্টো দিক দিয়ে আস্তে আস্তে ঘুরতে পারতো নাকি ডাইরেকশনে, হ্যাঁ মানে ঠিক আছে, মানে ব্যাপারটা ওইটা, হ্যাঁ ঠিকই বলেছিস তুই যে উল্টো এইভাবে ঘুরবে, ঠিক ঠিক, हाँ এটা এরকমই হবে, वो ऐसे था ये ऐसे होगा, हाँ सही बात है, ऐसे होगा, करेक्ट, यू आर वेरी राइट, करेक्ट। मतलब वो ऐसे होगा, फिर धीरे धीरे ऐसे होगा, लेकिन फिर ये ऐसे हुआ, उसके बाद फिर ऐसे हुआ, फिर एकदम न्यूट्रल हुआ, फिर इधर आया, करेक्ट, ऐसे पूरा एक चक्कर लगा रहा है बेसिकली, करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे R1 और R2 ये दोनों जो पॉइंट है, दिस R क्यों लिखे हैं, दिस आर एक्चुअली कॉल्ड द पॉइंट्स ऑफ रिटेंटिविटी। R1 एंड R2 आर कॉल्ड पॉइंट्स ऑफ रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी का मतलब क्या है कि करंट जीरो है, देखो ये पोजीशन में करंट मेरा जीरो है, एच आई का वैल्यू जीरो, एन आई का वैल्यू जीरो। तो एन आई क्यों जीरो है, एन तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, वो तो कुछ ना कुछ है ही, लेकिन आई जीरो है बेसिकली। तो करंट जीरो है, फिर भी देख रहे हैं कि कुछ मैग्नेटिक फील्ड बचा हुआ है। पॉइंट्स ऑफ कोएर्सिविटी का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे मेरा करंट है, मैं सफिशिएंट करंट दिया हूं, या तो नेगेटिव में या पॉजिटिव में, मतलब कोई भी डायरेक्शन में करंट मेरा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। देखो मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, तो मैं करंट मैं दिया हूं, लेकिन मुझे क्या मिल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो। किस लिए, बिकॉज ऑफ, इसको बोल रहे हैं पॉइंट्स ऑफ कोएर्सिविटी, बिकॉज ये जो डाइपोल्स है दे एक्चुअली कोलाइड विथ ईच अदर, तो ड्यू टू द लैक ऑफ देयर फ्लेक्सिकोर्सिविटी, मतलब यू कैन से दीज आर सम टाइप ऑफ फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, ठीक है। मतलब उसको नॉर्थ और साउथ के खींच के जब हम लोग दूसरा साइड में नॉर्थ साउथ बनाना चाहते हैं, उसके पहले
it has to overcome sufficient amount of friction. These are actually points of coercivity कि current तो है, current चल रहा है, so this is the amount of current Ni, but you are getting zero magnetic field कि B into Ni, ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो B हो गया वोल्ट पर मीटर स्क्वायर सेकेंड इंटू Ni क्या है, एम्पियर पर मीटर इंटू एस पर मीटर क्यूब। तो वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम क्या होता है, V इंटू आई इंटू टी इंटू करंट इंटू टाइम, दिस गिव्स एक्चुअली जूल पर मीटर क्यूब। इसका मतलब ये जो कार के अंडर में जो एरिया वो दे रहा है, दिस इज एक्चुअली गिविंग हाउ मच एनर्जी इज लॉस्ट पर मीटर क्यूब ऑफ द मटेरियल फॉर वन साइकिल। तो इसके अंदर में जो एरिया है, सो दिस एरिया इज एक्चुअली, दिस एरिया गिव्स जूल पर मीटर क्यूब। ये एरिया दे रहा है जूल पर मीटर क्यूब। किसका मीटर क्यूब में, एक मटेरियल का। एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम, दैट मीन्स इतना एनर्जी तो लॉस होना ही है। और ये एनर्जी कैसे लॉस होगा, बाय मीन्स ऑफ हीट, हीट के फॉर्मेट में लॉस होगा। और क्या लॉस हो सकता है, ये तो कोई टरबाइन नहीं घुमाएगा। तो कोई भी मटेरियल में अगर हम लोग करंट को इधर उधर करते रहेंगे बार बार, तो क्या होगा कि वो हीट हो जाएगा, मटेरियल गर्म हो जाएगा। और ये इतना गर्म हो सकता है कि अगर हम लोग इसमें हार्ड फेरोमैग्नेट यूज करते हैं तो मटेरियल बस्ट कर सकता है ड्यू टू हीट। हम लोग क्या बोलेंगे कि दिस इज सुटेबल फॉर ट्रांसफार्मर, क्योंकि एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम इसमें कम होगा। और अगर ये देते हैं तो ये इसका हिस्टेरेसिस कर्व भी लेकिन फिर से बढ़ता है, ठीक है। मतलब ये हमेशा ऐसे नहीं रहता है, तो वो अलग बात है। हिस्टेरेसिस कर्व क्या होता है, धीरे धीरे इसका साइज बढ़ते रहता है। लेकिन सॉफ्ट आयरन में ये सुविधा है। तो दिस इज सॉफ्ट आयरन, या वी कैन से दिस इज सॉफ्ट फेरोमैग्नेट का हिस्टेरेसिस कर्व। ये सॉफ्ट फेरोमैग्नेट का हिस्टेरेसिस कर्व है, एंड दिस इज एक्चुअली हार्ड फेरोमैग्नेट का। तो इसलिए हार्ड फेरोमैग्नेट को हम लोग यूज नहीं कर सकते इस टाइप का फेनोमेना के लिए। हार्ड फेरोमैग्नेट इज गुड एज फार एज यू वांट टू मेक सम परमानेंट मैग्नेट।